नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय के अध्याय 4 परमाणु की संरचना का अध्ययन कर रहे थे। परमाणु की संरचना के अध्ययन के क्रम में हमने देखा कि अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अवस्थित होते हैं, इसके बारे में चर्चा की जा रही थी। विभिन्न मॉडल दिए जा रहे थे। इन विभिन्न मॉडलों में थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां थी। उन कमियों को वजह से नील्स बोर ने एक नए मॉडल का प्रस्ताव दिया। आइए आज हम लोग नील्स बोर के द्वारा दिए गए परमाणु के मॉडल का अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी कमी थी रदरफोर्ड में कि इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में, वर्तुलाकार पथ में चक्कर लगा रहे थे और आवेशित कण जब गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है और ह्रास होने के कारण अंत में यह न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे, अर्थात केंद्रक में आके गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, वह केंद्रक में आके गिर नहीं रहे थे। अगर वह केंद्रक में आके गिर जाते तो परमाणु अस्थायी नहीं होता, जबकि हम सभी जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होता है। अतः इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नील्स बोर ने एक मॉडल दिया। आइए देखते हैं क्या मॉडल था उनका। सबसे पहले नील्स बोर ने इस बात पर ध्यान दिया कि जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं और वह अपनी एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते हुए कभी भी वे गिरते नहीं हैं और एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। अर्थात सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य से एक निश्चित दूरी पर चक्कर लगा रहे हैं। नील्स बोर ने भी कुछ इसी प्रकार की व्याख्या की। कहा कि केंद्रक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दूरी पर चक्कर लगा रहे हैं और इन निश्चित दूरी पर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का पाथ या रास्ता निश्चित है और इस रास्ते को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की कक्षा कहते हैं। इस प्रकार से नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और इस कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान ऊर्जा का उनका ह्रास नहीं होता है, जिसके कारण वह केंद्रक में नहीं गिर पाते हैं। अब इसी चीज़ को और भी विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं। बच्चों, देखते हैं आगे कि किस प्रकार से रदरफोर्ड मॉडल की कमी का निवारण बोर के परमाणु मॉडल से हुआ। नील्स बोर ने 1912 में परमाणु के बारे में अपने मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल के निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार थे। आप देखिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं और जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। अर्थात यह केंद्रक से एक निश्चित दूरी पर चक्कर लगाएंगे और इन चक्कर लगाने वाले रास्ते को इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहेंगे। इस प्रकार एक परमाणु में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि n=1 उसको k कक्षा नाम दिया गया है, n=2 जिसे l कक्षा दिया गया है, n=3 जिसका नाम m कक्षा रखा गया है और n=4
जिसका n कक्षा रखा गया है। इस प्रकार से नाभिक से एक निश्चित अंतराल पर k कक्षा, l कक्षा, m कक्षा और n कक्षा उपलब्ध है और इन्हीं निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। अब ये चूँकि अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, इसलिए यह वहाँ से एक कक्षा से अपने निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं, गिरते नहीं हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण आता है। इसको सीखिए। नील्स बोर का कहना था, यदि एक इलेक्ट्रॉन कक्षा K से निकलकर कक्षा L में जाना चाहे तो उसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब तक उसे बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा नहीं मिलेगी, तब तक वह इलेक्ट्रॉन K कक्षा से L कक्षा में नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार उनका कहना था कि अगर कोई हायर ऑर्बिट में यानी कि उच्चतम कक्षा में है, जैसे कि उच्चतम कक्षा मान लीजिए n, तो n कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसे वापस निम्नतम कक्षा m में आना है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का विकिरण होगा, तभी इलेक्ट्रॉन अपने कम ऊर्जा वाले कक्षा में आ पाएंगे। इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन को निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना है तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यदि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आना है तो ऊर्जा का ह्रास होगा। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, वह ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है। ऊर्जा का विकिरण या अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा बदलते हैं। आइए अब विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, इस पर चर्चा की जाने लगी। लोगों ने कहा अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, परंतु हम यह कैसे जानें कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। K में L, M, N इन सब विभिन्न प्रकार के कक्षा हैं और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसका पता कैसे लगाएं। तो परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी दो साइंटिस्ट थे, एक नील्स बोर और दूसरा बरी। इन दोनों ने मिलके कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर बरी स्कीम से जाना जाता है। आइए बच्चों देखिए बोर बरी स्कीम क्या है। बोर बरी स्कीम, इस नियम को बोर बरी नाम के साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट अलग अलग थे, नील्स बोर और बरी, उन्होंने मिलकर दिया। इनके अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है। अब 2n² में यहाँ n हो गया कक्षा की संख्या, जैसे आप कक्षा K लेंगे तो n बराबर 1 होगा, L लेंगे तो n बराबर 2 होगा, इसी प्रकार से m के लिए 3 हो जाएगा, n के लिए 4 हो जाएगा। तो आप गणितीय कैलकुलेशन करके मैथमेटिक्स से, सिंपल मैथमेटिक्स है, इससे आप निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख रखा है, K कोश में 2 गुना 1⁻² अर्थात 2, दूसरे कक्षा L कोश में 2 गुना 2⁻² और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 8 आ जाएगा। अर्थात K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक इसी प्रकार M कक्षा में 2 गुना 3⁻² करेंगे तो 3⁻² 9 और गुना 2 यानी 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथे कक्षा में
n कोष में उसी प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और देखिए कैलकुलेशन करके तो आप पाएंगे कि चौथे कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस प्रकार से 4 अलग अलग जो कक्षाएं थी K, L, M, N, इन चारों कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इस बात का पता चला। अब इन अधिकतम पता चलने के बाद किसी परमाणु में उपलब्ध कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन को किस किस कक्षा में रखा जाए, इसके लिए हम उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो हम सीखते हैं कि अलग अलग कक्षा में अलग अलग परमाणु को रखा जा रहा है। जैसे देखिए कि किसी भी परमाणु की आखिरी कक्षा में सबसे अंतिम जो कक्षा होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, जबकि आखिरी कक्षा से दूसरी कक्षा यानी कि आखिरी कक्षा के ठीक पहले वाली कक्षा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। उस स्थिति में भी जब इसी कक्षा में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता हो। अब इस बात को समझिए एक उदाहरण द्वारा। जैसे यहाँ पर हमने कैल्शियम का उदाहरण लिया है। कैल्शियम के एक परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, तो उनका वितरण किस प्रकार करेंगे? तो K, L, M, N 4 अलग अलग प्रकार के कक्षा होंगे। K कक्षा में अधिकतर 2 ही रह सकते हैं। आपने अभी गणना किया था और देखा कि K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, तो यहाँ पर K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। उसी प्रकार L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 रह सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर L में 8 रखा। परंतु M कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। तब आपके मन में यह विचार आता होगा, सर M में 18 रख सकते हैं तो हमने 8 ही क्यों रखा? ऐसा इसलिए क्योंकि बोरबेरी ने अपने स्कीम में, अपने नियम में यह बताया कि परमाणु की आखिरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, जबकि आखिरी से दूसरी कक्षा में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तब उसमें 18 हम इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि जब 10 रख देंगे तो आखिरी कक्षा N में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। 18 इलेक्ट्रॉन तभी रहेंगे जब आखिरी कक्षा में भी कुछ इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हों। तो इसलिए आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि N में 2 रहेगा और M में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। इसलिए कैल्शियम के एक परमाणु में जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखा जाएगा तो 2, 8, 8, 2 होगा, यानी कि K कक्षा में 2, L में 8, M में 8, N में 2 होगा। इसलिए यहाँ पर 2, 8, 10 गलत होगा, जबकि M कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन लाए जा सकते हैं, फिर भी हम 18 यहाँ पर नहीं रखेंगे। आइए बोरबेरी के तीसरे पॉइंट को देखते हैं, तीसरे नियम को देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि किसी भी दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आएंगे जब तक कि भीतरी कोष पूरी तरह भर नहीं जाते। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के कोष को क्रमानुसार भरते हैं। जैसे देखिए बच्चों, पोटेशियम के एक परमाणु में 19 इलेक्ट्रॉन है। आइए इनका कोष को भरने की कोशिश करते हैं। तो पहला में 2 होगा, दूसरा में 8, तीसरा में पुनः 8 और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह एल्युमिनियम में 2, 8, 3 होंगे। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि आखिरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसी तरह फ्लोरीन में पहले कक्षा में 2, दूसरे में 7, नियॉन में 2 और 8, सोडियम में 2, 8,
और 1 होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनों के विन्यास यानी कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, इसे हम जब KLMN अलग अलग कक्षाओं में लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो इसे परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बताते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग बोर-ब्यूरी के नियम के बाद और क्या क्या उनके पास चुनौतियां आई। तो देखिए अगले स्लाइड में आप संयोजकता निकालने की बात आ रही थी। अब संयोजकता, जैसे कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि किसी भी परमाणु के समझ लीजिए हाथ, कितने हाथ होते हैं, अर्थात वह कितने अन्य परमाणुओं से दोस्ती कर सकता है। एक उदाहरण देकर भी मैंने समझाया था, जैसे मनुष्य के 2 हाथ हैं तो मनुष्य की संयोजकता 2 हो जाएगी। उसी प्रकार से ऑक्टोपस के 8 उसके हाथ होते हैं तो ऑक्टोपस की संयोजकता 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर संयोजकता को अब समझना है कि किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिसे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब यह वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा में उपस्थित होंगे और इसी बाहर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के उपस्थिति के अनुसार परमाणुओं के गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म निर्भर करेंगे। अर्थात वह किससे दोस्ती करेंगे, किससे बंधन बनाएंगे, किससे बंधन नहीं बनाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके आखिरी कक्षा में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बोर-ब्यूरी स्कीम के तहत हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु का बाह्यतम कक्ष, जो सबसे बाहर का कक्ष है, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और वैसे तत्वों के परमाणुओं जिनके बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। और दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता 0 होती है और इन्हें हम अक्रिय तत्व कहते हैं। अक्रिय मतलब यह किसी भी तरह से दोस्ती नहीं करेगा, किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेगा, यह अक्रिय रहेगा, अकेला रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। बाकी जो दूसरे तत्व के परमाणु हैं उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तब वह अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए किसी के साथ दोस्ती करेगा, किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो वैसे तत्व सक्रिय तत्व होंगे। तो अक्रिय तत्व और सक्रिय तत्व यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों। तो अक्रिय तत्व वैसे हो जाएंगे जिनके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और सक्रिय तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे, तो वह अपने 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को पूरी करने के लिए किसी से दोस्ती करेगा, बंधन बनाएगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो वैसे तत्व सक्रिय तत्व हो जाएंगे। आइए सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जा सकता है। मतलब तत्व सक्रिय इसलिए हैं क्योंकि उनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वह प्रयासरत हैं कि किसी प्रकार से हमारे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन वाले हिसाब से बाहरी या बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, और यदि किसी परमाणु का अष्टक प्राप्त हो जाए तब वह क्रिया करना बंद कर देगा। अब अष्टक प्राप्त करने के लिए
ये परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में दूसरे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं या उनका त्याग करते हैं। तो इन प्रकार से अलग अलग माध्यम से साझेदारी द्वारा, ग्रहण करके या त्याग करके वह अष्टक बनाने की कोशिश करते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। अर्थात बच्चों, अगर कोई परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वह एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे के अष्टक पूर्ण कर लेता है, तो वैसे परमाणु की संयोजकता एक हो जाएगी। तो हम संयोजकता निकालने के लिए और सीखेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग नियमों द्वारा हम संयोजकता ज्ञात करते हैं, क्योंकि संयोजकता ज्ञात करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। संयोजकता आपको समझ होगी, संयोजकता की समझ होगी, तभी आप परमाणुओं के रासायनिक गुण धर्म को समझने में आसानी होगी आपको। अन्यथा आप बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों इसके साथ रिएक्शन किया, ये दो परमाणु एक परमाणु के साथ क्यों रिएक्शन किया। इन सभी बातों के पीछे संयोजकता। इसलिए आप संयोजकता कैसे निकालते हैं इसको देखिए। आइए उदाहरण द्वारा हम कुछ समझते हैं। 3 तत्वों के परमाणु को हम लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम। ठीक है, तो प्रत्येक परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में भी, लिथियम में भी और सोडियम में भी। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता एक कही जाती है। उसी प्रकार से अगर हम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम देखें, तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता 2 और 3 क्रमशः होगी, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तथा एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हों, तब वह 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है। परंतु सामान्यतः यह देखा गया है, जब बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हों, तब तक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, परंतु बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होने पर वह साझेदारी करना चाहते हैं, क्योंकि अष्टक बनाने के लिए वह अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना नहीं चाहते हैं। ऐसे स्थिति में वह साझेदारी करते हैं किसी दूसरे एक संयोजकता वाले तत्वों के साथ, और इस प्रकार से अनेक प्रकार के बंधन बनते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से ज्ञात की जाती है। अब जैसे देखिए कि उदाहरण के लिए फ्लोरीन का परमाणु का उदाहरण लेते हैं, तो फ्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी संयोजकता आप कहेंगे 7 होगी, परंतु यह सही नहीं है, क्योंकि यह 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करना चाहेगा। यह अष्टक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके अपना अष्टक पूरा करेगा। इसलिए इस स्थिति में हम इसकी संयोजकता निकालने के लिए अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार जब 8 में से 7 घटाते हैं तो 1 मिलता है, तो फ्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो,
तब वह 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, बल्कि वह अष्टक बनाने के लिए 3 अन्य इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहेगा। इस स्थिति में भी उसकी संयोजकता निकालने के लिए हम अष्टक में से 5 को घटाएंगे, और जब 8 में से 5 घटाते हैं तो हमें 3 मिलता है। इस प्रकार से उसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। तो बच्चों, जब बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हों, तब हम उसे सीधे सीधे समझ लेंगे कि ये 1, 2, 3 तक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, तो उनकी संयोजकता 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। अगर 4 होंगे तब हम 8 में से घटाना शुरू कर देंगे। तो 8 में से 4 घटाते हैं तो 4 आता है, जैसे कि कार्बन की संयोजकता 4 आ जाएगी। उसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अलग अलग 4 से अगर ज़्यादा हो गया, 5 हो गया, तब भी हम 8 में से घटाएंगे। 6 हो गया, उस स्थिति में भी 8 में से 6 घटाना है, तो उसकी संयोजकता 2 होगी। जैसे ऑक्सीजन का उदाहरण आप ले लीजिए। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 6 ना होकर बल्कि 8 में से 6 को घटाने पर 2 प्राप्त होता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी। उम्मीद है बच्चों कि आप संयोजकता समझ चुके होंगे। आइए संयोजकता के समझने के उपरांत हम परमाणु संख्या पर विचार करें कि किसी भी परमाणु की संख्या क्या होती है। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। अब तक हम जान चुके हैं कि परमाणु में छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। इनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तब परमाणु संख्या किसी का निकालना है, किसी भी परमाणु का, तत्व के परमाणु का, तो हम ज्ञात करेंगे कि उस तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या कितनी है। यदि परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है और इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देती है। ध्यान रखिए बच्चों कि परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का उसका पहचान है, और अगर परमाणु संख्या में बदलाव होगा तो परमाणु की पहचान भी बदल जाएगी। इस परमाणु संख्या को Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन स्मॉल n और उसके नीचे छोटा सा p लिख देते हैं, तो इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन शॉर्ट में कहते हैं, और Z द्वारा भी इसको निरूपित किया जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि किसी भी परमाणु में Z बराबर कितना है। तो Z आप ध्यान रखेंगे कि Z पूछा जा रहा है, मतलब परमाणु संख्या पूछा जा रहा है। किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अब अनावेशित परमाणु यानी कि विद्युत उदासीन परमाणु होंगे तो उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे, अर्थात उस पर नेट चार्ज 0 होगा। अब आते हैं द्रव्यमान संख्या को समझते हैं। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होती है। अब हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या को हम A द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा A = नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आइए आगे बढ़ते हुए कुछ और चीज़ें जो हैं उसको हम देखते हैं कि अगर किसी परमाणु को आपको प्रस्तुत करना हो तो किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो किसी भी तत्व का प्रतीक आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पर E जो है तत्व का प्रतीक बता रहा है, तो उस तत्व के प्रतीक को लिखेंगे। जैसे कि आप ऑक्सीजन का लेना है तो ऑक्सीजन के लिए O लिखेंगे, कार्बन का लेना है तो C लिखेंगे। आपको प्रतीक बताया जा चुका है।
और उस प्रतीक के बाईं ओर ऊपर में द्रव्यमान संख्या लिखेंगे और नीचे में परमाणु संख्या लिखेंगे। जैसे कि आप देखें यहाँ पर एक एल्युमिनियम का उदाहरण दिया गया है। एल्युमिनियम लिखा गया है और बाईं ओर उसके ऊपर में 27 और नीचे में 13 दिया गया है। तो 27 द्रव्यमान संख्या बता रहा है, अर्थात उसके नाभिक में उपस्थित कुल न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बता रहा है, जबकि नीचे 13 जो दिख रहा है वह उसकी परमाणु संख्या बता रहा है, अर्थात उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं। तो अब द्रव्यमान संख्या आप लोग अलग अलग तत्वों का लिख के पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से कितना कितना है। अब दो बातें अलग अलग और आपको सीखनी है, एक है समस्थानिक और एक समभारिक। तो आइए समस्थानिक को समझते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या तो बराबर होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे परमाणु समस्थानिक कहलाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरा है उसका ड्यूटेरियम नाम है और तीसरा ट्रीशियम नाम है। इसी प्रकार से क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 35 और 37 अलग अलग है, परंतु इनकी परमाणु संख्या 17 है। अब ऐसे समस्थानिकों का बहुत उपयोग होता है। जैसे यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के तौर पर किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा के उपचार में किया जाता है। कार्बन 14 का उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। कार्बन डेटिंग से हम किसी भी पदार्थ की आयु पता करते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों इसके उपयोग को ध्यान में रखेंगे। अब एक है आपेक्षित द्रव्यमान संख्या। तो हमारे वातावरण में अलग अलग समस्थानिक उपलब्ध हैं। जैसे एक उदाहरण है हम यहाँ पर देते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन 75% Cl35 यानी कि जिसका परमाणु द्रव्यमान 35 है उस रूप में उपलब्ध है, और 25% जिसका परमाणु द्रव्यमान 37 है उसमें उपस्थित होता है। इस स्थिति में हमें क्लोरीन का अपेक्षित द्रव्यमान संख्या निकालना होता है। किस प्रकार से निकालते हैं? देखिए 75% ऑफ Cl35 प्लस 25% ऑफ Cl37, इसे गणितीय गुना भाग करते हैं, 75/100 गुना 35 कर देते हैं और प्लस 25/100 गुना 37 कर देते हैं। और इस प्रकार से जब इसको हम गुना भाग करते हैं तो पाते हैं कि क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या 35.5 U आता है। इसके बारे में भी पहले के क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ। समभारिक समझिए बच्चों, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो एक होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन। तो कैल्शियम के नाभिक में भी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 40 है, लेकिन कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या 20 है। आर्गन में भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 40 है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या 18 है। अर्थात इन दोनों का द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन इनकी परमाणु संख्या अलग अलग है। तो वैसे अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें समभारिक कहते हैं। समभारिक का एक अन्य उदाहरण है सोडियम का और मैग्नीशियम का परमाणु। तो सोडियम के द्रव्यमान भी 24 है और मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान भी 24 है, परंतु इनके द्रव्यमान परमाणु संख्या जो है अलग अलग हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने अध्याय 4 के समस्त टॉपिक को कवर कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों इसका अभ्यास करिए, पढ़िए। धन्यवाद।